हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव। आइए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 2। इसमें हम लोग सीखेंगे कि वस्तुओं के समूह बनाने के बारे में देखेंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं वस्तुओं का समूह कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आप लोग 2.1 को पढ़ लीजिएगा, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। ठीक है ना, इसको आप लोग पढ़ लेंगे खुद से। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातु या प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख अथवा मृदा से हो सकती हैं। क्या आप पदार्थों की और अधिक उदाहरण के विषय में चर्चा कर सकते हैं? और अधिक उदाहरण आपको चाहिए तो क्या आप बता सकते हैं कि और अधिक उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? आइए हम लोग क्रियाकलाप को देखते हैं। क्रियाकलाप नंबर 1 को हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, कौन कौन से पदार्थ हमको इकट्ठा करना है, किस प्रकार के पदार्थों का हमको समूह बनाना है, यानी कि ग्रुपिंग करना है। दोस्तों आइए देखते हैं। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तु एकत्र करें। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर जिसको झाड़न कहते हैं, जिससे सफाई करते हैं बोर्ड का, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक और आलू। हम वस्तुओं की ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़क। इस प्रकार की वस्तुओं के बारे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? ग्रुपिंग कर सकते हैं, यानी कि विचार हम इसके बारे में कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस संग्रह से, यहाँ पे लिखा हुआ है इस संग्रह से सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी होती है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। बिल्कुल, जब हम खाना पकाते हैं दोस्तों तो उसमें से भी बहुत सारी वस्तु ऐसे होती हैं, उसमें से भी हम लोग अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को अलग अलग कैटेगराइज्ड यानी कि समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सारणी 2.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ चीज दी हुई है, बाकी आप जो कैटेगराइज करते हैं, जो भी आप अलग किए हैं उसको भी इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे वस्तु क्या भी है, यहाँ पे थाली है, प्लेट है, किससे? इस्पात, कांच, प्लास्टिक, इससे क्या हो सकती है? ये बन सकती है। जैसे पेन आपका हो गया, प्लास्टिक और धातु दोनों से बनती है। इसी प्रकार से आप तीसरा और चौथा धातु को जोड़ सकते हैं। जो पदार्थ होगा वो किस किस से मिलकर बनता है, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पता सारणी 2.2 को देखेंगे हम लोग। समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। ठीक है ना, समान पदार्थ से, एक ही पदार्थ से बनी क्या होती है? विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। से लकड़ी से क्या क्या बना हुआ है भैया? लकड़ी से किन किन पदार्थ को हम बना सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। इन पदार्थों से बनी वस्तुएं, ये आपका पदार्थ हो गया। अब इससे कौन कौन सी वस्तुएं बनी हुई हैं इसके बारे में बताया गया। तो लकड़ी से क्या क्या बना हुआ है? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। कुर्सी हो गया, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए, ये लकड़ी से बनी हुई वस्तु है। ठीक है, कागज जो आपको पदार्थ है, इससे कौन सी वस्तु बनी हुई है? पुस्तक बनी है, नोटबुक बनी है, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक काम करना है कि यहाँ पे चमड़ा से क्या बनता है, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, प्लास्टिक से क्या बनता है, इसमें भी लिखना है। रुई से क्या बनता है, यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ पे चप्पल बनता है, जूता बनता है, बेल्ट बनता है। यहाँ प्लास्टिक से आपको बहुत सारी चीजें बनती है, आपको पता ही होगा। रुई से बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 एग्जाम्पल आपको खुद से करना है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए पदार्थों के गुण के बारे में देखते हैं कि क्या इसकी क्वालिटीज होती है, पदार्थों का गुण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
आइए देखते हैं पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफी हास्यपद यानी कि हंसने के लायक हो जाएगा दोस्तों, लाफिंग थिंग्स हो जाएगा, है ना? नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सके, ठीक है? इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए भी कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाता, ठीक है ना? इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए क्रियाकलाप 3 देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, किस पदार्थ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे दिखावट दिया हुआ है, दिखावट यहाँ पे, ठीक है? इसका हम क्रियाकलाप इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं। आइए दिखावट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में बिल्कुल नहीं पाई जाती। बिल्कुल ऐसा क्यों कहा गया है? ये कह रहा है कि देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि लोहे, तांबे, एल्युमिनियम में कुछ समानताएं देखी जा सकती है, क्योंकि ये क्या है, ये भैया ये मेटल है, यानी कि ये धातु है, इसलिए यहाँ पे कुछ समानताएं पाई जाती हैं। चमकने की समानता, ठीक है ना? वजन की समानता, यानी कि ठोस की समानता, ये क्योंकि ये आपका क्या है, ये भी है मेटल है, यानी कि तन्यता की समानता, ठीक है ना? ये पाई जाती हैं। आइए विभिन्न पदार्थों को हम देखते हैं। गत्ता, लकड़ी, तांबे के तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। मैंने आपको बताया कि चमकीला हो सकता है और एक नहीं चमकीला हो सकता है, ठीक है ना? आप जानते हैं कि अधिकतर धातुएं चमकीली होती हैं, अधिकतर अधातु जो होती है वो चमकीली नहीं होती है, यानी कि नॉन मेटल जो होती है चमकीली नहीं होती है, और जो मेटल होती है वो चमकीली होती है, ठीक है? अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। 2.3 में क्या आपने पाया कि इन पदार्थों में से कुछ ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। बिल्कुल आप इसको सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? आइए इसके पदार्थों के गुण जो हैं इसमें हम एक्सरसाइज में दिया हुआ इसको पढ़ लेते हैं। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार के कोई चमक अथवा द्रुत देखते हैं? द्रुत मतलब चमकना, ठीक है दोस्तों? ये आप इसको द्रुत यानी कि चमकीला पदार्थ को द्रुत कहते हैं, या द्रुतमय कहते हैं जो चमकीला होता है। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। द्रुतवान यानी कि जो चमकीला पदार्थ होता है, द्रुतहीन जो चमकीला नहीं होता है। पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को, आइए आगे देखते हैं, पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि द्रुतवान है अथवा नहीं। आप रेगमाल से रगड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पदार्थ द्रुतवान, यानी कि द्रुतवान का मतलब क्या होता है भैया, चमकीला है कि नहीं है, सीधा सा मतलब ये है। एनसीईआरटी का ये वर्ड है भैया, द्रुतवान। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब भैया क्या होता है, इसका मतलब चमकीला होता है, यानी कि शाइनिंग होती है, ठीक है ना? इसका मतलब शाइनिंग होता है, ध्यान रखिएगा। आइए और भी इसके बारे में देखते हैं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्रुत होती है, यहाँ देखिए, जिनमें इस प्रकार की द्रुत होती है वो प्रायः धातु होते हैं। मैंने आपको बताया जो चमकीले पदार्थ होते हैं उन्हें ही हम लोग मेटल कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना धातुओं के उदाहरण हैं दोस्तों, ठीक है ना? ये मेटल के उदाहरण हैं। इसमें मेटल में क्या क्या आता है आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा भैया, लोहा होगा, तांबा होगा, एल्युमिनियम होगा और सोना होगा, ठीक है ना? लोहा होगा यानी कि Fe हो गया, तांबा हो गया, Cu हो गया, एल्युमिनियम होगा Al हो गया, सोना हो गया Au हो गया। ये सभी क्या भैया, ये सभी हैं आपके मेटल होते हैं, ठीक है ना? यानी कि धातु होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं और द्रुतहीन यानी कि निष्प्रभ दिखाई दे लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्रुत दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप पर भ्रमण करें तो धातु के छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें
और या देखें कि इसमें द्रुत है कि नहीं, यानी कि ये धातु है कि नहीं, आपको ये पता चल जाएगा तुरंत। चमकीला रहेगा तो धातु रहेगा, चमकीला नहीं है तो धातु नहीं रहेगा। आइए दोस्तों, और भी हम पदार्थों के गुण, दूसरे गुण को देखते हैं, दूसरा कौन सा गुण इसमें बताया गया है। ठीक है, आइए कठोरता को देखते हैं। यहाँ पे कौन सा पदार्थ कठोर है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में यहाँ पे हमको देखना है। तो वह पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको बताया गया सीधा सीधा, वह पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड किया जा सकता है, यानी कि संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल हैं, जबकि लकड़ी भैया क्या है, लकड़ी भैया एक कठोर पदार्थ है, यानी कि कठोर पदार्थ, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्रुत, कठोरता, रुच्च, रुच्च यानी कि खुदरा, ठीक है ना, अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट के वर्णन करते हैं? ठीक है ना, इसके बारे में आपको विचार करना है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ठोस पदार्थों को जल में मिश्रण कैसे करेंगे दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ है कि जल में लुप्त हो जाता है या जल में लुप्त नहीं होता है। कौन सा ऐसा पदार्थ जो जल में विलय और अविलय होता है? जैसे ऊपर हम हेडिंग देख चुके हैं विलय और अविलय का, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, ये क्रियाकलाप के ऊपर दिया हुआ है, विलय अथवा अविलय पदार्थ। कौन सा पदार्थ जल में विलय होता है, कौन सा पदार्थ जल में अविलय? विलय का मतलब जो जल में घुल जाएगा, अविलय का मतलब जो जल में नहीं घुलेगा, जो साफ साफ आपको दिखाई पड़ेगा, वो अविलय कहलाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसके बारे में। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, अर्थात घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय है भैया, बिल्कुल। जैसा कोई भी ऐसा पदार्थ जो जल में घुल कर मिल जाता है, उससे हम लोग विलय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्र नहीं होते अथवा तथा काफी समय तक एक गिलास में बिलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। बिलोड़ी मतलब हिलाने पर, यानी कि मिलाने पर भी ये क्या होता है भैया, लुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ आबिले कहलाते हैं, यानी कि ये भैया आबिले होगा, यानी कि जल में नहीं घुलेगा। जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है उससे आबिले पदार्थ कहते हैं, जो पदार्थ जल में घुल जाता है उससे विलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे हम लोग। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो आपको जल में मिलाने पर वो क्या होते हैं, जल से अलग हो जाते हैं ऑटोमेटिक। कुछ देर छोड़ने के बाद ऑटोमेटिक वो अलग हो जाते हैं। जैसे जल में पेट्रोल का मिलाना, जैसे जल में जब आप पेट्रोल मिलाते हैं तो आप मिलाने के बाद उसको रख दीजिए 10 मिनट के लिए, उसके बाद आप पेट्रोल को ऊपर से छान सकते हैं, यानी कि पेट्रोल को ऊपर से निकाल सकते हैं। ठीक है, बर्तन को टेढ़ा करके आप पेट्रोल को बर्तन से अलग कर सकते हैं, यानी कि जल से अलग कर सकते हैं, जो कि जल में विलय नहीं होता है, इस कारण से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं और इसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं, बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव भी, भली बात मुझे कह रहा है कि भैया कुछ और भी ऐसा होता है जल के अलावा जो जल में मिश्रित हो सकता है। पहले जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो सकती हैं? गैस भी जल में विलीन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है भैया, आप लोग जानते हैं H2O फार्मूला आपको सभी को पता ही होगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले से विलीन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस में पहले बता चुका आपको, जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग पारदर्शिता को देखते हैं कि क्या है पारदर्शिता। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
कि पारदर्शी किसे कहते हैं? देखिए, उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर कोई वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा कोई पदार्थ जिनसे एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे आप लोग लेंस को देखते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सकता है, उसे पारदर्शी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे पारदर्शी पॉलीथीन आती है, पारदर्शी लेंस आपका पारदर्शी हो गया। ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है जिसे एक पार से दूसरी पार यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सके, उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, जैसे क्या दिया, कांच हो गया, जल हो गया, पानी में देख सकते हैं आप लोग, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। उदाहरण एग्जाम्पल आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयां तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना पसंद करता है, जो कि उसको दूर से दिखाई पड़ जाए कि इसमें कौन सा पदार्थ रखा हुआ है, ठीक है ना। पारदर्शी में रखने का उद्देश्य ही होता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। और ये जैसे दुकान पे यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, ये सभी क्या भैया, जो डिब्बा रखा हुआ है, ये डिब्बे कैसी हैं, ये पारदर्शी है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान, ट्रांसपेरेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये और इसके बारे में देखते हैं, अपारदर्शी क्या है। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, ऐसे पदार्थ को अपारदर्शी कहते हैं। जिनसे यानी कि एक पार से दूसरी पार यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देखा जा सके, उसे अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे, बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है, लकड़ी का गत्ता, लकड़ी, गत्ता अथवा धातु अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण। जैसे आप लोहे का सीट लीजिए, लोहे के सीट के एक पार से दूसरे पार आप लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। लकड़ी का गत्ता लीजिए, लकड़ी के गत्ते से लकड़ी का पदार्थ लीजिए या गत्ते का पदार्थ लीजिए, ठीक है दोस्तों। दोनों से आप लोग जो है एक पार से दूसरे पार, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते, ठीक है ना। ये सभी वस्तुएं किसमें आती हैं, अपारदर्शी में आती हैं, ठीक है ना। यानी कि लकड़ी का कोई टुकड़ा लीजिए या गत्ता लीजिए, ये दोनों ही क्या है भैया, अपारदर्शी हैं। लोहे का सीट लीजिए, एल्यूमिनियम का सीट लीजिए, किसी प्रकार का आप जो है इस प्रकार का सीट लेंगे जो एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं, उसे अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पारभासी के बारे में देखते हैं कि पारभासी क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे वस्तु को पूर्णतया स्पष्ट देख लेते हैं, कदाचित नहीं ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। यानी कि आधा देख सकते हैं आप लोग, कंप्लीट नहीं देख सकते हैं। जैसे जल में आप देख रहे हैं, तो जल में मछली जब तैर रही है तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं, यानी कि वो पारभासी नहीं हो सकता। वो क्या होगा भैया, वो आपका पारदर्शी होगा, ठीक है ना। और जब आधा देख पाएंगे, कुछ ही देख पाएंगे, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वसा के परीक्षण करने में किया था, वह भी पारभासी ही था। वो क्या था भैया, पारभासी ही था। जब किसी भी कागज पर तेल लगा हुआ होता है, आप उस कागज को अपनी आंख के सामने लाइए, आप दूसरी तरफ बिल्कुल क्लियर नहीं देख पाएंगे, कुछ चीजों को देख पाएंगे, कुछ बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, उसे पारभासी कहते हैं। जब अर्ध पारदर्शी हो, अर्ध पारदर्शी, उसे पारभासी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, पारभासी कहते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ये आपका चैप्टर लगभग इंपॉर्टेंट सारी चीजें खत्म हो गई हैं, और आप इसमें देखिए जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जो प्रमुख शब्द, मैंने सभी चीजों के बारे में बता दिया लगभग। कठोर भी हो गया, अविलेय हो गया। ये देखिए दुरुस्त में यहाँ पे मैंने चमकीला आपको पहले बता रखा था। ये पदार्थ के बारे में भी देख लिए हैं, धातु भी देख लिए हैं, अपारदर्शी भी जान गए, खुदरा यानी कि रुक्ष जान गए, विलेय, पारभासी, पारदर्शी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और किसका क्या मतलब है, ये सीधा एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि बताइए इन पदार्थों में बताइए द्रुतमय पदार्थ कौन सा है। तो द्रुतमय का मतलब चमकीला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका सारांश देख लेते हैं पाठ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारांश आपको जरूर देखना है, ठीक है ना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं, बिल्कुल सही है भैया। जो भी आपके पास में कोई भी चीज रखा हुआ है, कॉपी, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, बेड, ये सभी वस्तुएं किससे बनी भैया, पदार्थों से बनी हुई है, ठीक है ना। सभी चीजें पदार्थ से बनी होती हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तुओं को केवल एक ही पदार्थ से भी
बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही है। अलग अलग जो भी पदार्थ होता है उसके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे लोहा में कुछ और पाया जाता है, एल्युमिनियम में कुछ और होता है, आप लकड़ी देखेंगे तो उसमें कुछ और पाया जाता है। अलग अलग गुण उसमें पाए जा सकते हैं। जैसे आप सल्फर देखेंगे उसमें कुछ और पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने मसूड़। इस प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं और कुछ पदार्थ कोमल लगते हैं, ठीक है ना। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं। मैं आपको विलेय और अविलेय दोनों पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है, कुछ पदार्थ जल में विलेय अविलेय होते हैं। मैं आप जान ही चुके हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातु अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। मैं पहले ही पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी तीनों शब्दों के बारे में विस्तृत चर्चा में कर चुका हूं, ठीक है। आइए देखते हैं, पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। ध्यान रखिए, पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर हम लोग अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे आपको समझाता हूं। जैसे लकड़ी, एल्युमिनियम को अलग अलग दो ग्रुप में बांटना होता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी का गुण अलग है और एल्युमिनियम का गुण अलग है। तो एल्युमिनियम को किस ग्रुप में रखेंगे? एल्युमिनियम को हम लोग धातु वाले ग्रुप में रखेंगे। और लकड़ी, कोयला, सल्फर, इन सभी को हम लोग किस में रखेंगे दोस्तों? इसको अधातु वाले ग्रुप में रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि धातु अधातु दोनों प्रकार के जो है ग्रुपों को हम लोग समूहों को अलग अलग प्रकार से बांटते हैं। यानी कि वस्तुओं के किस आधार पर भैया? वस्तुओं के समूहों के इसमें जो है गुणों के आधार पर हम लोग बांटते हैं, ठीक है ना। आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं। वस्तुओं को सुविधा और उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक समूहित किया जाता है। बिल्कुल, अध्ययन के लिए हम लोग समूहित करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, अभ्यास दिया हुआ दोस्तों, प्रैक्टिस दिया हुआ है। इस प्रैक्टिस को आप लोग कर लेंगे जिससे कि आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इतना ही था इस चैप्टर में। आप लोग क्वेश्चन आंसर खुद से कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट तक, ठीक है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे कुछ वस्तुएं और पदार्थ दिए हुए हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एनसीईआरटी में क्या होता है कि जो आपके बॉक्स में बने होते हैं, जो नीचे लिखा होता है, जो एक्सरसाइज में लिखा होता है, अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में कि वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।